कोरिया युद्ध के 70 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। दक्षिण कोरिया के सोल में जारी हुआ पीएम का संदेश। कोरिया के लोगों को दी शुभकामनाएं। चीन से विवाद पर बीजेपी कांग्रेस में जारी है जुबानी जंग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। कांग्रेस जवाब दे कि क्यों चीन से प्रेम बढ़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति पर दी जानकारी। कहा, दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं। सूत्रों के हवाले से गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। 5 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों में हुई थी हिंसक झड़प। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी जन आंदोलन की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के निर्णय के बाद राजस्थान कांग्रेस ने भी आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 जून को राजस्थान में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से डरे हुए हैं। लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। देश में लगातार केंद्र सरकार के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। आर्थिक मार का बोझ कोरोना से पहले इस देश में हम लोग झेल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही हैं, तब लगातार 16-17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। मध्यम वर्ग गरीब तबके की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, जनता का आक्रोश प्रकट करने के लिए आगामी दिनों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो 29 तारीख को हम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में तमाम राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिजली के बिल माफ करने और शुल्क में हो रही गड़बड़ियों का बीजेपी ने विरोध किया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध जताया। बता दें कि रामबाग स्थित बिजली कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के बाद कालीचरण सराफ की अगुवाई में अधीक्षण अभियंता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि एक तरफ तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वाड्रा यूपी में बिजली के बिल माफ करवाने की बात कर रही हैं, जबकि राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद बिजली विभाग ने 3 महीने के बिल उपभोक्ताओं को भेजे हैं। जयपुर के फुलेरा जोबनेर थाना क्षेत्र की डेहरा पंचायत के पास एक खान में भरे पानी में गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जोबनेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान मनीष कुमावत के रूप में हुई है। इस मामले में फिलहाल हत्या या आत्महत्या का खुलासा नहीं हुआ है। जालौर के सांचौर के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल शहर के अंदर नर्मदा कॉलोनी में 5.93 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग स्मृति वन विकसित करेगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को स्वीकृति जारी कर दी है। बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसके बाद इसे स्वीकृति दे दी गई और अब जल्द ही सांचौर शहरवासियों के लिए संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक पार्क तैयार होगा। सांचौर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसके लिए एक स्मृति वन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की है। करीब 6.5 हेक्टेयर ज़मीन आवंटन की है वन विभाग को। आने वाले दिनों में उस ज़मीन पर जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से
उसको स्मृति वन की तरह तैयार किया जाएगा। उसमें पौधे लगेंगे, वॉकवे बनेगा, साथ साथ योगा केंद्र बनेगा, जिम के लिए, बच्चों के लिए, और वाच स्टोर बनेगा, कुछ एकांत में बैठने के लिए हट बनेगी। एक व्यवस्थित पार्क तैयार करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि शहर उस पार्क का फ़ायदा उठा सके, साथ ही लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए एक शहर के पास आई हुए बढ़िया समुचित व्यवस्था लोगों को मिल सके। राजस्थान में दौसा के शिकराय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना महामारी को लेकर पंचायत समिति मुख्यालय पर कोविड-19 के संबंध में जागरूकता अभियान पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता को लेकर सजग रहने की अपील की। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कोरोना से गांव और प्रदेश को बचाने का संकल्प दिलाया। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 को लेकर किसी प्रकार की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। हमें मास्क लगाकर सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। राजस्थान के दौसा में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 3 मरीज लालसोट के हैं, तो वहीं एक महिला कांस्टेबल का बेटा भी पॉजिटिव आया है। बता दें कि दौसा में कोरोना संक्रमण में से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं नवोदय विद्यालय के समीप खेड़ली गांव की कोरोना पॉजिटिव महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये महिला करीब 72 वर्षीय है, जिसके कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी इसी गांव का निवासी दिल्ली पुलिस का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला था। हालांकि दिल्ली पुलिस का जवान अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर राजकीय सेवाओं में जुटा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में स्थित एसबीआई बैंक में आने वाले उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बैंक कार्य के लिए घंटों देर तक बैंक के बाहर खड़ा रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल सुबह 8 बजे से किसान और ग्रामीण बैंक के बाहर लंबी लाइन लगाकर बैठे नजर आए। बैंक के बाहर बैठे लोगों ने बताया कि अगर हम सुबह जल्दी नहीं आते हैं तो हमारा नंबर शाम तक नहीं लगता है। बैंक के अंदर कैश काउंटर एक होने के कारण लोगों की भीड़ दिन भर बैंक के बाहर लगी रहती है, जिसमें बुजुर्ग व महिलाओं को धूप और बिना पानी घंटों देर तक खड़े रहना परेशानी का सबब बना हुआ है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र हितों की मांगों को लेकर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर 15 सूत्रीय मांगों पर समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी में छात्रों का शिक्षण पूरी तरह बाधित हुआ है। ऐसे में स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाए। स्नातक प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ग के विद्यार्थियों की एक साथ ली जा रही फीस को किस्तों में करने, इसमें 50% छूट देने की मांग की है। विश्वविद्यालय की समस्त विद्यार्थियों की मांगों के लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही आज विश्व में कोरोना महामारी जैसी बहुत ही संकट स्थिति में विश्वविद्यालय को हम अवगत करना है कि जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया है और प्रमोट नहीं किया गया है उनको अपने ही स्तर पर और अपने ही नज़दीकी 5 किलोमीटर के एरिया में एग्ज़ाम करवाएं। और हो सके विश्वविद्यालय चाहे कि हम एग्ज़ाम कराएं विद्यार्थियों के, तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्किंग के नंबर क्वेश्चन कराएं, ताकि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। और साथ ही जो एसएफएस की सीटें हैं उन्हें पाची वापस पुनः चालू की जाए। हनुमानगढ़ में मानसून की पहली बरसात ने ही किसानों की फसलों पर पानी फेर दिया है। दरअसल मामला कृषि मंडी समिति में खुले में पड़ी किसानों की फसलों से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार ने निर्धारित गेहूं खरीद एजेंसी एफसीआई ने फसलों की खरीदारी कर ली है, तो वहीं जिन किसानों की फसलों को खरीदा नहीं गया है वो खुले आसमान में खुली ढेरी में पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बरसात में पूरी तरह भीग गईं। तो वहीं कृषि मंडी समिति सचिव का कहना है कि व्यापारियों को पाबंद किया था कि बरसात के समय में किसानों की खुले में पड़ी फसलों को बचाने के उपाय किए जाएं। मानसून से पहले सभी नालियां वगैरह और बड़े नाला वगैरह निकलवा करके पानी, बारिश के पानी को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई करा ली है। और एफसी द्वारा काफ़ी इस हफ्ते में माल लिफ्ट किया है, परंतु फिर भी कुछ माल जो ओपन प्लेटफॉर्म है उन पर भी है और बाकी काफ़ी सारा माल शेडों के अंदर है। तो अभी मैं मंडी में राउंड लगा के आया हूँ, तो 3-4 डेरे हैं जो ओपन है
तो संबंधित व्यापारियों को मैं पाबंद करके आया हूँ कि इनको रखा जाए। और बाकी कुछ बैग्स में जो माल है तो वो जैसे कोई धूप वगैरह निकलेगी, हवा चलेगी तो कम बारिश होगा तो नुकसान नहीं होगा। कोशिश करेंगे जल्दी लिफ्ट हो जाए। और वैसे अगर सीजन के लास्ट 3-4 दिन रहे हैं तो ये स्थिति है। मंडी से किसानों से आड़त ली जाती है। हाँ जी। और फिर भी श्री गंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में सरकार ने तिलम संघ के माध्यम से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। तो वहीं तिलम संघ की लापरवाही के चलते क्षेत्र में हुई हल्की बरसात से करीब 40,000 गेहूं के थैले बरसात से भीगे। इस मामले को लेकर मजदूरों और व्यापारियों ने संघ के अधिकारियों को मौके पर ही खरी खोटी सुनाई। राजस्थान के टोंक के देवली क्षेत्र के आवा में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने निवाई पीपलू विधानसभा के गोपालक समूह को अपनी वर्चुअल बैठक में संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जहां सरकार एक तरफ किसानों के हितों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है तो वहीं किसानों के लिए दोहरे मापदंड भी बना रही है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि राजस्थान की फल सब्जी मंडियों में सरकार के दोहरे फैसलों से आम किसान को बेहद परेशानी हो रही है। राजस्थान की फल सब्जी मंडियों में सरकारी दोहरे फैसलों से आम किसान को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तरफ इसी सरकार ने मंडी समितियों के यूजर चार्ज को समाप्त करके मंडी शुल्क से मुक्त किया था और दूसरी तरफ किसान कल्याण शुल्क के नाम से फल सब्जी मंडियों से 2% वसूली की जा रही है। राजस्थान की 8 मुख्य मंडियाँ, जिनमें 6 संभाग मुख्यालय, जिसमें जोधपुर भी है, आपके बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर सहित 2 और मंडियाँ जिसमें हनुमानगढ़ और चौमू। लेकिन पिछले दिनों सरकार का एक जो फैसला हुआ, उस फैसले में 2% किसान कल्याण शुल्क मंडी फल सब्जी मंडियों पर लगाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर के ब्यावर शहर के शिवाजी नगर में एक ही परिवार के 7 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए लोगों के आवागमन को नियंत्रित करने के आदेश जारी किए। तो वहीं जीरो मोबिलिटी के घोषणा के बाद भी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन की ओर से सांखला कॉलोनी, शिवाजी नगर और प्रताप नगर की कुछ गलियों के मुहानों पर बैरिकेड्स लगाते हुए आमजन के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। साथ ही क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए गृह रक्षा दल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी जयपुर में दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और धूल भरी आंधी के आगोश में पूरा शहर आ गया। इसके साथ ही काले बादलों से गुलाबी नगरी का आसमान अट गया। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने मानसून की दस्तक का अलर्ट जारी किया हुआ है। दक्षिण भारत से उठे चक्रवाती तूफान के कारण मानसूनी तंत्र विकसित हुआ है। तापमान में गिरावट आई है। अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम ने पलटा खा लिया है। मौसम विभाग की मानसून आने की चेतावनी के बाद में आप नज़ारा देख सकते हैं। धूल भरी जो आंधी है वो राजधानी जयपुर के अंदर इस वक्त चलनी शुरू हो गई है। आसमान की बात करें तो आसमान पर बादल जो है, बादलों के साथ में धूल भरी आंधी आ गई है और पूरा जयपुर शहर जो है वो धूल के आगोश में इस वक्त आ गया है। सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धूल है सड़कों पर उतर रही है। दुपहिया वाहन चालकों को और पैदल राहगीरों को खास तौर पर जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है। धूल का पूरा गुबार जो है वो ही चल करके आया है, जो कि सीधे तौर पर मानसूनी जो चक्रवात है उसकी निशानी है। गर्मी का मौसम जो है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर इस वक्त कम हो चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से काले बादल के साथ आंधी जो है, आंधी राजधानी जयपुर के अंदर आ रही है। मौसम विभाग ने अब संकेत दे दिए हैं कि मानसून की दस्तक जो है वो राजस्थान के अंदर भी होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है आगामी जो दिन है वो यहाँ मानसून पर अच्छी बारिश जो है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकती है। प्री मानसून की जो हलचलें हैं वो अब तक शुरू हुई थी, लेकिन अब मौसमी जो करवट है वो बदल चुकी है और दक्षिण राजस्थान से मानसून का प्रवेश राजस्थान के अंदर हो रहा है, जिसका नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। आंधी और बादलों के साथ ही बूंदाबांदी चालू हो गई है। माना ही जा रहा है अच्छी बारिश जो है देखने को मिलेगी। कैमरामैन दिनेश पारी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल घोषित किए जाने को याद करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात यही वो दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। जब 25 जून 1975 45 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास में एक काला दिन आया, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस प्रकार का काम इस देश के अंदर हुआ, जब 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी राजनारायण जी से चुनाव जीती थी और उन्होंने उसमें कोर्ट को चुनौती दी थी और कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वो चुनाव उनका गैर कानूनी है। अपने दादागिरी के बल पर, अपने बहुमत के आधार पर उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश के अंदर 25 तारीख जून को रात के 12 बजे इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल लागू किया। कोरोना संक्रमण के दौरान उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के वेतन में हो रही कटौती का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि देहरादून निवासी दीपक बेनीवाल और अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश के विभिन्न सरकारी शासकीय सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थान, प्राविधिकी शिक्षण संस्थान, निगम निकायों, सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन में से 1 साल तक के 1 दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने का शासनादेश जारी किया गया है, जो गलत है। लिहाजा सरकार के इस शासनादेश पर रोक लगाई जाए। उत्तराखंड सरकार ने 29 मई 2020 को एक जियो जारी किया था, जिसके अनुसार समस्त सरकारी एम्प्लॉयज़ या सरकारी कॉरपोरेशंस में जो एम्प्लॉयज़ हैं या इवन अर्ध शासकीय जो विद्यालय हैं, जो एडेड कॉलेजेस हैं, उनके जो स्टाफ और टीचर्स हैं, सबकी 1 दिन की तनख्वाह अगले फरवरी 2021 तक 1 महीने में 1 दिन की तनख्वाह वो काटी जाएगी। उस शासनादेश को चैलेंज किया गया है आज इस रिट पिटीशन द्वारा, जिसमें जो मुख्य ग्राउंड हैं वो ये है कि जो सरकार है, सरकार के पास में पावर नहीं है ऐसे किसी भी शासनादेश को इशू करने की। माननीय न्यायालय ने सारी बातें सुनी और उसके बाद में सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है जवाब देने के लिए कि उन्होंने किस पावर से इस शासनादेश को इशू किया है। तो परसों फिर से लगा है ये केस। पौड़ी में ठेकेदारों संगठन ने जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन से जुड़े ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड पौड़ी पर वार्षिक अनुसरण का भुगतान न करने का आरोप लगाया। संगठन के लोगों ने बताया कि उनके द्वारा पहले ही सभी काम पूरे कर लिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी 4-5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया, जबकि इससे पहले भी जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। का एआर का जो वार्षिक अनुरक्षण का जो काम था, हम लोगों ने उसको अपने पूरे स्तर से हमने उसको बहुत अच्छी तरह निपटाया, लेकिन हमें विगत 4-5 वर्षों से उसका भुगतान नहीं किया गया। कई बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों के बॉन्ड फाइनल किए गए, ठीक है ना। अब वो किस विषय से नहीं किया जा रहा है ये तो विभाग ही बताएगा, जिसमें हमने जिलाधिकारी महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया, तो जिला अधिकारी जी ने एससी को सीधे स्पष्ट तरीके से लिखा कि एआर का भुगतान विगत 4-5 वर्षों से क्यों नहीं किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण बताया है।
जिलाधिकारी ने कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुतली, श्रीनगर जैसे कई क्षेत्रों को संवेदनशील माना है, जहां पर पिछले कुछ साल में आपदा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार अपनी मुस्तैदी देकर इन क्षेत्रों में काफ़ी चौकस है और सतर्क रहेगा। तो वहीं मानसून सीजन में उफनती नदियां अपना रौद्र रूप न दिखाएं, इसको लेकर कोटद्वार, सतपुतली और श्रीनगर क्षेत्र में पहले ही रिवर ट्रेनिंग के तहत खनन करवाया गया है, जिससे अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में ज़्यादा उफान न आए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जहां कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है और सरकार से पूछा है कि किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ माफ किए गए हैं। तो वहीं मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दें कि देहरादून निवासी उमेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर अन्य व्यवसायियों के साथ भेदभाव कर रही है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब जो विक्रेताओं का 197 करोड़ रुपया माफ करने के खिलाफ हमने यहाँ पर याचिका डाली थी। उसका आधार यही था कि सरकार द्वारा इन लोगों का 197 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, ये कहते हुए कि कोविड पीरियड में इनकी दुकानें नहीं खुली थी। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे व्यवसायी हैं, जो ट्रक ओनर्स थे, उनका भी कारोबार इन 3 महीनों में बिल्कुल नहीं चला, लेकिन सरकार ने उनका 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। और यहाँ तक कि सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ का 30% भत्ता भी काट दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए, भत्ता देने के। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर शुरू हुई बीजेपी की वर्चुअल रैलियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार विधानसभाओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल के दौरान केंद्र की तमाम नीतियों का बखान और गुणगान इन रैलियों में किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव का भी ख्याल इन वर्चुअल रैली में रखा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से खास बातचीत की। संविधान दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैलियों का आरंभ किया है। मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में सरकार है उसके चीफ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है 70 की 70 विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं जो है संगठन के मुखिया बंशीधर भगत भी रोज एक रैली को संबोधित करते हैं। अभी वो रैली को संबोधित करके आए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो है कितनी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और ये कार्यक्रम किस किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है। साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरीके की आप मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था, कौन कौन सी उपलब्धियों को गिना रहे हैं? देखिए, वैसे तो मोदी सरकार का 6 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा ऐतिहासिक है, लेकिन हमने इस 6 वर्षों में ये दूसरी पारी के 1 वर्ष को लिया है। इस 1 वर्ष में जो उन्होंने काम किए हैं उस काम को हम जनता तक ले जाने के लिए ये विधानसभावार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इसमें 8 विधानसभाओं को माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो संबोधित करेंगे। 8 को मैं संबोधित करूंगा। मैंने 5 को कर लिया है, 1 आज शाम को होगी, 6ठी 2 फिर करूंगा। और कल हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्याम जादू जी कालाढूंगी विधानसभा को 11 बजे संबोधित करेंगे। इस प्रकार सभी नेता लोग, हमारे महामंत्रीगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे केंद्रीय 2-3 नेता हैं, ये अलग अलग दिनों में यहाँ रैली को संबोधित करेंगे। ये 23 तारीख से 27 तारीख का भी शेड्यूल बना है। इसमें मोदी जी द्वारा किए गए कामों की चर्चा होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के दिन ये चला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर चर्चा करके, फिर कोरोना पर चर्चा करके, फिर मोदी के कार्यों की चर्चा की, फिर त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यों की चर्चा की। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार, आप लोग जो है तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं। 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव का प्रदेश में, तो ये क्या उसकी एक तरीके से माना जाए रिहर्सल हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, चुनाव में उतर गई है भाजपा? हम एक राजनीतिक दल हैं। हम जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो राजनीति से जुड़े होंगे। अब चूंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है और कोरोना के चलते कोई बड़ी सभा, बड़े जुलूस नहीं हो सकते हैं, तो अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैलियों का सहारा लिया है। और वर्चुअल रैलियां मैं समझता हूं बड़ी सभाओं के मुकाबले बहुत सस्ती भी हैं, क्योंकि सभाओं में लाखों लाख रुपया खर्च हो जाता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है।
बहुत सामान्य सा खर्चा इसमें है और अपनी बात लोगों तक पहुंच जाती है। कल कालाढूंगी विधानसभा में हमने तैयारी की है, लगभग 1000 लोग उसको डायरेक्ट सुनेंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी तो 15,000 20,000 लोगों तक हमारा संदेश जाएगा और ऐसी सभी विधानसभाओं में हमारा संदेश जा रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से चुनाव को देख के भी इसको हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी। ये एक आखिरी सवाल और है कि जिस तरीके से आप लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आपने भी माना है कि जो है अब भाजपा जो है राजनीतिक दल है, तो जाहिर सी बात है जो हर जो काम होगा वो राजनीति से प्रेरित होगा। तो ऐसी स्थिति आपने कोरोना काल में या संगठन के द्वारा या सरकार के द्वारा ऐसी चीज़ें, वर्चुअल रैली या वर्चुअल संबोधन, उस समय जो लोग परेशान थे, लोगों में एक भय का माहौल था, कोरोना में आज से 2, 3, ढाई महीने पहले किस तरीके का माहौल क्यों नहीं देखने को मिला था? देखिए, कोरोना का भय का माहौल जब से चला है उसमें काफ़ी हद तक हमने सब सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, स्वास्थ्य के रूप में भी, उनके प्रवासियों को लाने के उसमें भी, और लोगों को राशन देना, सैनिटाइजर देना, मास्क देना, यहाँ तक कि ब्लड कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन के काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सब काम करने के साथ साथ अपनी पार्टी का काम भी हम कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जिससे लोगों में भय भी ना हो, दूर दूर बैठकर सब लोग सुन सकें और किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी ना हो। बहुत अच्छे ढंग से हम उसको कर रहे हैं और अपना मैसेज भी दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जो साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां जो केंद्र सरकार की वो तो गिनाई रही है, उसके साथ ही साथ 1.5 साल बाद जो प्रदेश में चुनाव होने उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।